यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट्स का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर जगह से हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड्स पर प्रतिक्रिया देखने को मिलती हैं। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मध्य प्रदेश में थे जहां पर इस साल इलेक्शंस ड्यू हैं, वहां पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक साथ दो कानूनों पर नहीं चल सकता। हमको ज़रूरत है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और हमारा संविधान भी हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कहता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। संविधान इसके बारे में क्या कहता है, अब तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो पाया, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या इंडिया को इस वक्त ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली यहाँ पर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इंडिया में इस वक्त धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज हमको देखने को मिलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली यही चाहता है कि इंडिया में किसी भी धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज नहीं होने चाहिए। भारत के संविधान में हम देखते हैं कि आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है कि स्टेट को यहाँ पर हर नागरिक के लिए एक समान यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, इस राह में काम करना चाहिए जो पूरी इंडियन टेरिटरी पर लागू हो सके। इस तरह का एक कानून बनाना चाहिए। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल 44 आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जिनको हम राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये डीपीएसपी भारत के संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, इस बात को भी नोट करिएगा। और यहाँ पर पार्ट 4 की खास बात यह है कि जिस तरह से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है और फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली एनफोर्सेबल होती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, जहां पर आर्टिकल 32 स्पेशली मेंशन करता है कि अगर किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो डायरेक्टली कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मगर यहाँ पर डीपीएसपीज डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। ये बेसिकली बस एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट को लॉज बनाने होते हैं। और यहाँ पर कोई भी सिटीजन डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकता कि उनके डीपीएसपीज को यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस है डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, जिसको आपको नोट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात आती है कि आखिरकार अब तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक लागू क्यों नहीं हो पाया। और हमेशा ये हम देखते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है। आखिर इसके पीछे कंट्रोवर्सी क्यों होती है, इसको भी आइए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो बेसिकली जो पर्सनल मैटर्स हैं, जैसे कि शादी, मैरिज, डिवोर्स, तलाक देना, इनहेरिटेंस यानी कि किस तरह से पैतृक संपत्ति का बंटवारा होगा, और अडॉप्शन यानी कि गोद लेना, ये जो आम मुद्दे हैं, इनको लेकर हम देखते हैं कि जो कानून बने हैं इंडिया में वो धर्म के आधार पर बने हैं। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली इन सब मुद्दों पर एक आम कानून बनाना चाहता है, एक कॉमन लॉ बनाना चाहता है, जिसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेसिकली बात ये हो गई। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा होता है कि हम सभी जानते हैं कि भारत में धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर बहुत ज़्यादा विविधता है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, और इसी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए इंडिया में डिफरेंट सिविल लॉज बने हैं धर्म के आधार पर। और यहाँ पर क्षेत्रों के आधार पर उनके जो पारंपरिक कानून रहे हैं, पारंपरिक प्रथाएं रही हैं, उनके आधार पर लॉज बनाए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है तो किस तरह से इतने विविध देश में, इतने विविध संस्कृति में, इतने विविध समाज में एक कॉमन लॉ काम कर पाएगा। और क्या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन भी सकता है जो इतना समावेशी हो, जिसके अंदर हर धर्म, हर संस्कृति, हर समाज के रीति रिवाजों को शामिल किया जा सके। यही एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो यहाँ पर हमको विवाद देखने को मिलता है। आइए सबसे पहले हम संविधान सभा में इसको लेकर क्या बात हुई थी उस डिबेट को डिस्कस कर लेते हैं। संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को इस मुद्दे पर डिबेट हो रहा था और उस समय के अधिकतर मुस्लिम मेंबर्स का यह मानना था कि एक कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए और यहाँ पर जो भी नागरिक इसकी परमिशन दे उन पर यह कॉमन लॉ लागू होना चाहिए। मगर उस समय हम देखते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इस अमेंडमेंट का पुरजोर विरोध किया था। इसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करनी चाहिए कि एक सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स बनाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत, और वहाँ पर यह डिसाइड किया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं आएगा, इसको हम डीपीएसपी के अंतर्गत डालेंगे। उस समय नसरुद्दीन अहमद जो बंगाल से मेंबर थे, उनका उस समय कहना था कि भारत का जो समाज है वो अपने धर्म से और अपनी प्रथाओं से कनेक्टेड है
और इंडिया में विविध समाज और धर्म हमको देखने को मिलते हैं। और आज़ाद इंडिया में हम धर्म की स्वतंत्रता देने वाले हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर नागरिक को मिलने वाला है। ऐसे में हम कैसे एक सामान्य कानून बना पाएंगे, कॉमन लॉ बना पाएंगे, इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने उस समय ये सुझाव दिया था कि अभी शायद सही समय नहीं है जब हम इस कोड को लागू करें। शायद आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इसके लिए तैयार हों और सही समय पर इस कानून को वो लागू कर पाएंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर के एम मुंशी जी ने भी उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट किया था। उनका यह मानना था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो हमारे संविधान में दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके अगेंस्ट जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी मानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों की इच्छा पर होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर लोग खुद डिसाइड करें कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए कि नहीं। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनका यहाँ पर विचार था कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। मगर क्योंकि यहाँ पर इस मुद्दे पर काफ़ी विवाद देखने को मिल रहा था, इसलिए उस समय हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया और हर धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉज बनाए गए। आइए इंडिया में हम डिफरेंट सिविल लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पर्सनल लॉ की। हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर हमको द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखने को मिलता है, जो बेसिकली हिंदू समाज में किस तरह से शादी होगी, डिवोर्स होगा, इसके कानून बताता है। फिर है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो इनहेरिटेंस की बात करता है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख, उनके रूल्स भी इसी एक्ट में लिखे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली मुस्लिम्स के लिए शरिया के हिसाब से ये लॉ बनाया गया है, जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं। ये जो भी मैटर्स हैं जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस अमंग मुस्लिम्स, उसको रेगुलेट करता है। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियंस, पारसी और जूस के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 है। इस एक्ट के हिसाब से इन धर्मों के लिए कानून बनाए गए हैं। फिर इंडिया में हम देखते हैं कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, जहाँ पर अगर दो अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, वो सब चीज़ें डिफाइन की गई हैं। शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सब चीज़ें वहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट में डिफाइन की गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग कानून हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ट्राइबल क्षेत्रों के लिए अलग कानून है, उनके रीति रिवाज के हिसाब से अलग कानून बनाए गए हैं। यानी कि हर राज्य में हमको डिफरेंट कानून देखने को मिल सकते हैं इन सभी मुद्दों पर। इसलिए फ्रेंड्स, सवाल पैदा होता है कि किस तरह से एक कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा जो इतने विविध देश के लिए समावेशी हो। तो फ्रेंड्स, सवाल पैदा होता है, क्या इंडिया को इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है? यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह की डाइवर्सिटी इंडिया में हमको देखने को मिलती है, वहाँ पर एक सिंगल यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना और लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ऐसा कानून लागू हो भी जाता है तो भी ये डर बना रहेगा कहीं ऐसा लॉ हमारे समाज में ध्रुवीकरण को पैदा ना करे। यहाँ पर फिर ये भी कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनका क्या होगा। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए उनकी धार्मिक आइडेंटिटी और धार्मिक प्रथाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जब एक कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो जो उनके वो यूनिक राइट्स हैं उसका कहीं ना कहीं हनन होगा और उनकी सांस्कृतिक ऑटोनॉमी का भी यहाँ पर हनन हो सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आलोचना राजनीतिक कारणों की वजह से भी की जाती है। ऐसा देखा गया है कि जिस समय चुनाव आ रहे होते हैं उस समय ऐसे मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं ताकि समाज में और देश में ध्रुवीकरण किया जा सके, यानी कि पोलराइजेशन किया जा सके। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसे मुद्दे इस समय उठाए जाते हैं। यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा है और आम आदमी का मुद्दा नहीं है। इस समय आम आदमी का मुद्दा जहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई है, वहाँ पर जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि वोट बैंक को शिफ्ट किया जा सके और इलेक्शन के मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ आलोचक इसको प्योरली राजनीति के एंगल से देखते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हमको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थकों का मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी और वुमेन राइट्स को प्रमोट किया जा सकेगा। यहाँ पर ऐसे जो भी रीति रिवाज हैं जो महिलाओं से भेदभाव करते हैं उनको हटाया जा सकेगा और एक समान तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा जो हर धर्म और संस्कृति की महिलाओं को समान अधिकार देगा। यहाँ पर समर्थकों का ये भी मानना है कि कॉमन सिविल कोड नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगा, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण का काम करेगा। कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी सेंट्रीफ्यूगल होती है जिसकी वजह से सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो एकीकरण की भावना और एकजुटता की भावना देश में पैदा होगी जो बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगी। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि इंडिया में पहले से ही हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ
और सिविल मैटर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इंडिया में जो पहले से ही कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, वहाँ पर ही हमको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में वन नेशन वन लॉ का कॉन्सेप्ट किस तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर अप्लाई हो सकता है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम सिंपल कानूनों की भी बात करें, जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, वो भी इंडिया में हर स्टेट में अलग तरीके से लागू होता है, भले ही सेंटर ने इस पर कानून बना दिया है। तो यहाँ पर यह बात नोट करना जरूरी है कि हर स्टेट अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से कानून को बनाता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि हिंदू कम्युनिटी के लिए भी अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर हिंदू समाज में भी इतनी विविधता है कि उनके लिए भी अलग अलग कानून बनाने पड़े। और बात यहाँ पर सिर्फ हिंदू समाज की नहीं है, इवन मुस्लिम समाज के अंदर भी हम देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और शरिया एक्ट अलग है। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में शरिया एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, वो जो उनके पारंपरिक कानून हैं, उन पर ही निर्भर करते हैं सिविल मैटर्स में। और ऐसा हमको और भी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, खासकर जहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र हैं, वहाँ पर उनके पारंपरिक कानून के हिसाब से ही सिविल लॉज को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक यूनिफाइड सिविल कोड बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है गोवा का, जो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जो गोवा का सिविल कोड है, वो 1867 में पोर्चुगीज ने बनाया था। और उस कोड के अंतर्गत भी हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रावधान ऐड किए गए ताकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को वहाँ पर संतुष्ट किया जा सके। तो ऐसा यहाँ पर माना जाता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी हमको एक्सेप्शंस देने पड़ेंगे कम्युनिटीज़ को, तभी यहाँ पर एक समावेशी कानून बनता हुआ हमको देखेगा। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा सरकार के लिए कि वो एक ऐसा एक्ट बना सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में ये कहा है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। खासकर जब हम बात करते हैं शाह बानो बेगम केस की, जो 1895 में हुआ था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक समावेशी कानून हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से ये बोला था कि वो देखे कि किस तरह से इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा सकता है। और उस समय लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस समय इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना ही नेसेसरी दिखता है, ना ही डिज़ायरेबल है। लॉ कमीशन ने यहाँ पर ये रिकमेंडेशन दी थी कि जहाँ पर भी पर्सनल लॉज के अंदर हमको ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस दिखती हैं, ऐसे कुछ कानून दिखते हैं जो महिलाओं को इक्वल अधिकार नहीं देते हैं या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं, वहाँ पर हमको इंडिविजुअली अमेंडमेंट कर देना चाहिए। जैसे कि मैरिज की मिनिमम एज को फिक्स करना, एडल्ट्री एक डिवोर्स का ग्राउंड बनाना, इसके अलावा डिवोर्स के प्रोसेस को और सिंपल बनाना, ऐसे कुछ प्रावधान बनाने चाहिए जिससे पर्सनल लॉ के अंदर अमेंडमेंट डायरेक्टली करें। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिलहाल इतनी आवश्यकता उनको नहीं दिखती है। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद फिर से जो नई लॉ कमीशन बनी है 2021 में, उस कमीशन से भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब लॉ कमीशन की क्या रिकमेंडेशन रहती है। यहाँ पर तो ये बात समझ में आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इंडिया में जो हमको धर्म और संस्कृति के आधार पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसको कैसे एक ही कानून में पिरोया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया की ताकत है। और यहाँ पर अगर हम यूनिफॉर्मिटी पर अगर ज़्यादा जोर देंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं हम कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जो हमारी ताकत रही है, और कहीं आगे जाकर हमारे देश के लिए संकट या चिंता का विषय ना बन जाए। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इस विषय को अच्छे से समझा जाए, गंभीरता से लिया जाए, और यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाए ताकि सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सके, क्योंकि इस मुद्दे पर जल्दबाजी घातक साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या इस वक्त इंडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।